अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स चल रही हैं। साइफ़र केस का भी आपको मालूम है क्या डेवलपमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्शंस के इल्तवा के लिए भी कुछ लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान की जो स्टेटमेंट आई है, अगरचे उसने उन्होंने कहा कि हमारा ये तो मामला नहीं है कि हम चाहते हो कि इल्तवा हो, लेकिन दोनों सूबों में हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। तो अगर दोनों सूबों में हालात ख़राब हैं तो फिर आप बार-बार ये क्यों कह रहे हैं? तो ये भी ज़रा देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब इलेक्शन कमीशन को जो है वो 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अब फिर भी अगर कोई इल्तवा की बात करेगा तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। उधर हम देख रहे हैं कि महंगाई भी जो है वो उसी तरह बढ़ने शुरू हुई हुई है, गैस की कीमतें भी जो बढ़ रही हैं। साथ ही साथ जो हमने देखा है कि जो 2 डेवलपमेंट्स बड़ी ही ख़तरनाक हुई हैं, और वो एक तो ये कि आफ़िया सिद्दीकी साहिबा के बारे में जो एक रिपोर्ट आई है उनके वकील के हवाले से, कि जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी इस्मत दरी हुई है और बार-बार हुई है, और अभी तक इस हवाले से किसी भी हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। इस पर ज़रा तजिया करेंगे। और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा के बारे में उनके साबिक शौहर, उनका जो नौकर है, जो वो हरकतें कर रहे हैं, इसका भी ज़रा देखेंगे कि हम किस हद तक गिर चुके हुए हैं और मज़ीद अभी कितना गिरना बाकी है। तो इन तमाम उम्र पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी भाई जनाब सलमान आविद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। सलमान भाई, शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि ज़रा पहले यही शुरू कर लेते हैं कि ये जो मैं तो आज खैर सारा दिन बड़ा ही डिस्टर्ब रहा। ये जो आफ़िया सिद्दीकी साहिबा वाला मामला है, ये पहले हमें ये तो पता था कि वो गिरफ्तार हैं, 86 साल की उनको कैद हुई हुई है, सब कुछ हुआ है, मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो इस मामले में नाकाम रही हैं उनको लाने में। हालाँकि ये भी पता है कि ये सारे पम्प्ड अप चार्जेज़ हैं, 86 साल की सज़ा की कोई तुक नहीं बनती थी। लेकिन फिर भी, लेकिन एक कैप्टिविटी में किसी औरत के साथ इस तरह की हरकत करना, जो कि हम सुन रहे हैं और जो उनके वकील बता रहे हैं, ज़ाहिर है कि ऑथेंटिक बात है, और बार-बार इस तरह की हरकत होना, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, पाकिस्तान से ज्यादा ये आलमी दुनिया का एक बड़ा चैलेंज है। और वो तमाम जमहूरियत पसंद, अमन पसंद और कानून पसंद, जो कानून की हुक्मरानी पर बिलीव करते हैं और जिनकी कोई मॉरल वैल्यूज हैं, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर, ये सब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि गौंताबाव के बारे में पहले से भी कहा जाता रहा है कि वहां पर जो कैदी थे उनके साथ बदतरीन टॉर्चर किया गया, और ये भी कहा गया कि वहां जिस तरह का सलूक है वो इंसानों वाला सलूक नहीं था। और ये वाकयात भी पहले रिपोर्ट होते रहे कि मुख्तलिफ लोगों को जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब जब ये वकील साहब जो हैं जिन्होंने ये सारा मुद्दा बयान किया है, तो मेरे लिए इसमें कोई हैरानगी का पहलू नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जंगी कैदियों के साथ वहां पर जो सलूक हो रहा था वो पहले से आया था। अब उसकी एक और बदतरीन शक्ल जो है वो कल हमें सुनने को मिली है कि जो कुछ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ। लेकिन सवाल यही है ना कि दुनिया का जो मुर्दा जमीर है, और खास तौर पे आलमी ताकतों का और आलमी इदारों का जो इंसानी हकूक से वाबस्ता है, इंसाफ से वाबस्ता है, उनके मुर्दा जमीर को कैसे झंझोड़ा जाए, उनको कैसे हिलाया जाए। क्योंकि उनका ऑपरेटिव मॉडल जो है वो कोई कानून, आइन, अखलाकियात तो नहीं है। उनका ऑपरेटिव मॉडल भी बड़ी ताकतों के कंट्रोल में है, और बड़ी ताकतें जिस तरह से चाहती हैं इन इदारों को अपने हक में इस्तेमाल कर लेती हैं इंसानी हकूक के नाम पर। तो ये तो एक बड़ा जनाटेदार, जिसे कहते हैं थप्पड़ है, जो जिस तरह का वाकया सामने आया है पूरी आलमे इंसानियत के लिए। इसमें वो औरतों की आलमी तंजीमें भी शामिल हैं जो इंसानी हकूक से वाबस्ता है, उनके लिए भी कुछ सवालात इसमें बड़े मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि जो मुस्लिम दुनिया है उसकी कमजोरियों का पहलू भी आपको मुझसे ज्यादा पता है कि वो कितना बड़ी ताकतों को चैलेंज करने की पोजीशन में है। और ये पाकिस्तान तो चले जिसकी मईशत बड़ी कमजोर है मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद, एटमी कुव्वत होने के बावजूद, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक बड़ी मईशत में तरक्की रखते हैं, सऊदी अरब की मिसालें हैं, अरब ममालिक हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर कोई बड़ा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया कभी भी, और ना इस मसले को कोई एक बड़ा मसला समझा है। यही वजह है कि जो बड़ी ताकतें हैं उनको अपनी मर्जी का खेल खेलने का मौका मिलता रहा है और वो खेल रहे हैं।
तो ये पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की दुनिया के साथ ताल्लुकात की कहानी, पाक अमरीका ताल्लुकात, ये सारी सवालिया निशान है जो इस वक्त हमें नजर आते हैं। और तमाम जितनी भी हुकूमतें आई हैं उस वाक़े के बाद, उनमें उन्होंने कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा भी किया है। और मासवाए खतूत लिख दिए, आवाज उठा दी, जरा शोर मचा दिया, बोल दिया, लेकिन जिस किस्म का इंटरवेंशन और जिस किस्म की मुदाखलत करनी चाहिए थी और जिस किस्म के अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर जोर देना चाहिए था डिप्लोमेटिकली, सफारती लेवल पर, इंसानी हकूक की तंजीमों के ऊपर, उसका मुझे फुकदान नजर आया है। और तो उसकी अभी क्या सजा दफ्तर खारजा से आपको उम्मीद है कि दफ्तर खारजा का एक आध दिन में कोई ना कोई रिएक्शन आएगा और वो कंडेम करेंगे इसको और हुकूमत अमेरिका से मुतालबा करेंगे कि वो हमारी कैदी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, हमें बताया जाए? देखिए, अभी तक अगर अगर फौरी रद्द-ए-अमल आ जाता तो फिर तो बात समझ आती। अब रद्द-ए-अमल नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो भी एक डरे हुए, सहमे हुए हैं कि हमें रद्द-ए-अमल देना भी है, नहीं देना। और वजारत खारजा भी रद्द-ए-अमल उस वक्त देता है जब हुकूमतें इनिशिएटिव लेती है ना। अगर हुकूमत ने इनिशिएटिव नहीं लेना तो वजारत खारजा क्या करेगा? अब हमारे पास जो इस वक्त के निगरान वजीर आजम है, उनकी मसरूफियात माशाल्लाह पहले इतनी ज्यादा है, शायद उनको पता भी ना हो कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये बेहिसी है जो कुछ इस वक्त हम उनके हवाले से देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और एक पर्दादार खातून के बारे में अदलिया में क्या क्या बयानात दिलवाए जा रहे हैं? क्या उनको ये भी नहीं पता अंडर हिज वॉच ये नहीं, सब कुछ हो रहा है? वो तो वो तो सर ये जो नौकर का लेके आना, इसी तरह पहले साबिका शोहर का इस तरह बातें करना, किसी औरत की इज्जत बाकी बच गई है जी इस मुल्क में? देखिए, निगरान वजीर आजम तो इस खेल का हिस्सा है ना। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है और जो कुछ बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, उस खेल का वो एक हिस्सा है। वो तो फरीक है बाकायदा, क्योंकि ये उसी खेल के तहत, एजेंडे के तहत हो रहा है जो एजेंडा उन्होंने पहले से सेट किया हुआ है। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान की सियासत की अखलाकी गिरावट यहां तक पहुंच गई है कि हम लोगों के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। और बेडरूम पे भी इसलिए पहुंच गए हैं कि हम सियासी हिकमत अमलियों में नाकाम हो गए। हमने जो सियासी मैदान में बैठ के उनके खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार करनी थी, उसमें हमें पसपाई का सामना है। जो कानूनी मामलात थे उसमें हमें पसपाई का सामना है। यानी जिसमें आपको उनको सजा सुनानी थी, तोशा खाना से लेके ममनुआ फंडिंग तक और फिर वो अल कादर ट्रस्ट तक, वहां तो कुछ भी साबित नहीं हो पा रहा अभी तक। तो अब आपके पास, फिर आपके लिए मसला ये है कि जितना आपने उसको उन पे दबाव डाला था, आपका ख्याल था कि वो तो चंद दिन का मेहमान है और उसके बाद वो बाहर यहां से फ्लाई करेगा, निकल जाएगा, विड्रॉ करेगा, सरेंडर कर देगा, माफिया मांगेगा। अब जब वो भी कुछ नहीं हुआ तो फिर ये अखलाकी पहलू जो है, यही पाकिस्तान की सियासत का एक महबूब तरीन मशगला है कि जिसके ऊपर हम लोगों की जजाती जिंदगियों में जाएं और उनको किरदार कुशी करें। और आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है इसका ताना बाना। यानी इसमें मुस्लिम लीग नून भी बड़ी पेश पेश है माशाल्लाह। बुशरा बीबी के अखलाकियात के ऊपर, उनके किरदार पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं या इमरान खान के निजी मामलात पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें आपको मुस्लिम लीग नून भी नजर आ रही है। और पाकिस्तान की सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो औरतों की बदतरीन सियासत करने की हिकमत अमली इख्तियार रखती है। जो कुछ उन्होंने नुसरत भट्टो के साथ किया, बेनजीर भट्टो के साथ किया, शर्मिला फारूकी के साथ किया, अपना जमायमा खान के साथ किया, और फिर उस तरह से रेहाम खान को कैसे इस्तेमाल किया, फिर ये हाजिरा पानीजई तक कैसे आ गए, आयशा गुललाई का मामला देखें, तो ये तो एक कहानी है ना जी। अब मसला ये है, मुझे नहीं मालूम कि वो ये समझ रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इम्पैक्ट से ज्यादा जो लोग ये काम कर रहे हैं वो खुद बदतरीन तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। इमरान खान की सेहत पर और बुशरा बीबी की सेहत पर कितना असर पड़ता है। इनका ख्याल था ना कि इससे इनका वोट बैंक बदल जाएगा और इमरान खान से लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। उसकी नफरत का नतीजा ये निकल रहा है कि वो लोग और ज्यादा शिद्दत के साथ उनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब इस पर क्या बात की जाए कि ये जो कुछ दिखाया जा रहा है या जो कुछ बताया जा रहा है, और इस पे जिस तरह से गुजरा साबिक गुजरा वजीर अपना PMLN के लोग बातें कर रहे हैं, और जिस तरह से निगरान लोग बात कर रहे हैं, और जिस तरह से मीडिया का एक मखसूस तबका इसको जिस अंदाज से उजागर कर रहा है, उससे जाहिर होता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और इस पॉलिटिकल एजेंडे का मतलब जो है, किसी को विक्टिमाइज करके, उनकी किरदार कुशी करके, उनकी पॉलिटिक्स पे, उनके वोट बैंक पे असरअंदाज हुआ जाए, या इतना उन पे दबाव डाल दिया जाए कि वो घुटने टेक दें और माफिया मांगना शुरू कर दें कि इसमें मुझे तो
मुझे तो सलमान भाई लग रहा है कि कोई हद जो है वो बाकी रह नहीं गई है। और जिस तरीके से अभी हमने इस उनके जो घर का जो घरेलू नौकर था उसकी जो हमने बातें सुनी हैं, अल्लाह ना करे ये इस तरह की तो हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं जो उसने वहां पे जाके अदालत के सामने कही हैं। तो कोई तो कुछ थोड़ी सी रमक जो है वो तो बाकी रहनी चाहिए थी, शर्म और हया की, जो कि हमने वो भी हदें जो है वो अबूर कर दी हैं। हम लोग देखिए पता नहीं किधर जा रहे हैं, जब हमें आप समझ नहीं आ रही। देखिए किसाना साहब, जब आप दुश्मनी की इंतहा पे पहुंच जाए और जहां होश जो है वो खो बैठे और जहां अखलाकियात पीछे रह जाए और जहां तासुब और नफरत इतनी आगे बढ़ जाए, फिर उसके नतीजे में इंसान तो अंधा हो जाता है ना। जब अंधा हो जाए। आपको याद है ना कि जो 9 साल बच्चियों के साथ रेप के वाकयात होते हैं, तो हाँ जब हाँ हाँ। मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ये आपने क्या किया, तो वो धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके जरिए ये वाकया हुआ है। उस वक्त वो इंसान से एक हैवानियत का रूप इख्तियार कर लेते हैं जब वो 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं। अब यहां पर भी ये है कि ये एक कॉन्शियस एफर्ट हो रही है शऊरी तौर पर कि किस तरीके से हम इस शख्स को नीचे गिराएं, और नीचे गिराने के लिए जितनी हदें हम पार कर सकते हैं और जितनी रेड लाइन क्रॉस कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ना, यही वो खावर मानिका है कि हाँ जो आज तक खामोश रहे, ये नौकर भी खामोश रहा। अच्छा, ये टाइमिंग देखे ना, कैसे टाइमिंग पे ये सारे लोग सामने आ रहे हैं। ये हाजरा पानीजई जो है 2014 से हाँ। 2023 में क्यों सामने आती हैं? क्या कहाँ वजह थी? है कि इनको बुनियाद बना के, यानी इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल गेम चल रही है ना इस वक्त, और उस लड़ाई के अंदर कुछ फरीकैन की दरकार है जो आकर उस गेम में एक बड़े ग्रुप को सपोर्ट कर सके, एक उनकी सियासत को सपोर्ट कर सके, उनकी ताकत को सपोर्ट कर सके। और ये जो पुलिस कस्टडी के अंदर टॉर्चर दे के, अगवा करके, लोगों को दबाव डाल के, डरा के, समाज उनको खौफ का उन पे करके, इस तरह के बयानात से आप हकाइक तो नहीं पीछे हटा सकते। लोगों को पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ना, वो जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनमें से कहां गए वो अली जैदी साहब और वो इमरान इस्माइल साहब, वो फरूख हबीब साहब, वो फवाद चौधरी साहब और बहुत से लोग जो है, भाई उनको तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त एक्टिव मेंबर होना चाहिए था। वो कहाँ है? वो छुप गए हैं, भाग गए हैं, उन्होंने जान बचाई अपनी। ये तरीका कार जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रखा जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज नहीं हो रही। इससे सियासत भी कमजोर होगी, जमहूरियत भी कमजोर होगी, और सबसे बढ़ के लोगों के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन जा रहा है पॉलिटिक्स का, और लोगों के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि जितना ज्यादा दूर रहा जाए पॉलिटिक्स से उतना ही वो हमारे बेहतर लिए है। बेहतर है। ठीक और है। खासतौर पे अच्छा। खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में हम ये मैसेज कर ठीक। रहे हैं कि जनाब ये पॉलिटिक्स आपका ग्राउंड नहीं है। अगर नहीं आप है यहाँ पर आएंगे तो हम आपके तो फिर यही खिलाफ कुछ इसको होगा। हथियार के तौर पर जो है ना यही कुछ इस्तेमाल होगा। करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा बताएँ कि हमने जो पहले थोड़ी-सी बात की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बात करने की, वैसे तो ये इस वक़्त बहुत ही आसान हो गया हुआ है इनके साथ बात करना, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन जो है, एक तो ये डेलीगेशन आ चुका हुआ है, दूसरा आने वाला है और तीसरा उसके बाद आने वाला है। तो ये हफ़्ता 10 दिन जो है ये इसी चक्कर में रहेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि उनसे बात भी करनी चाहिए हमें। और क्या अब इस जो इनकी डिप्लोमेटिक एक पूरा ऑफेंसिव जो शुरू हुआ हुआ है, ये क्या पाकिस्तान को कुछ बताने आ रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, या कुछ और मामला चल रहे हैं? ये बिहाइंड द कर्टन चल क्या रहा है जी इस वक्त? देखिए, एक बात तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं जो आप वहां पे बैठे हुए हैं। अमेरिका के सामने भी दो मसले हैं। एक उनका अपना इंटरेस्ट है पॉलिटिकली कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, और इमरान खान उनका फेवरेट है या नहीं है, इससे कतई नजर वो उनको एक बात का अच्छी तरह एहसास है कि पाकिस्तानी अवाम की जो नब्ज है इस वक्त वो इमरान खान के साथ चल रही है, इमरान खान के कंट्रोल में है। और जितने भी इंटरनेशनल सर्वे भी हुए हैं उसमें भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है उसको कहीं किसी भी सतह पे चैलेंज नहीं किया गया। तो अमेरिकियों को एक बात का तो एहसास है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको इतनी आसानी से रूल आउट नहीं किया जा सकता अगर आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना है। दूसरा, उनको यह लगता है कि जनाब इमरान खान ने जिस तरह से अपनी साबित कदमी दिखाई है और जिस तरह से हालात का मुकाबला किया है वो भी गैर मामूली है। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को आउट करके अगर आप इलेक्शन करवाएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं होगी। मैं पिछले दिनों अपने एक दोस्त साफी दोस्त से मिला जिनकी एक बड़े ताकतवर मुल्क के सफीर से मुलाकात हुई लाहौर में।
और उन्होंने कहा कि जी हमने तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया है कि इलेक्शन आपको हर सूरत कराने पड़ेंगे, अगर आप इलेक्शन से भागेंगे तो आपके मसाइल और बढ़ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमने ये भी असेसमेंट किया है कि इस वक्त जो इमरान खान है वो 70+ के ऊपर खड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, इसलिए उसको रूल आउट करके जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो फिर उसकी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ना दूसरी तरफ कैसे शानदार सहूलतकार अकबर एस बाबर को मैदान में उतारा गया है। अच्छा, अब मसला यह है कि अकबर एस बाबर साहब अदालत में जाकर इलेक्शन कमीशन के पास जाकर उनके इलेक्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने कागजात अगर लड़ना था इलेक्शन मिसाल के तौर पे, उन्होंने तो कहीं चैलेंज नहीं किया गया कि मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कागज नहीं दिए गए, लेकिन क्योंकि वो खेल का हिस्सा है उन्होंने उस इलेक्शन को मुतनाजा बनाना था, वो बनाएंगे। अच्छा, मैं तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इलेक्शंस होते हैं मासवाए जमात इस्लामी के प्रोसेस के अलावा बाकी सारे प्रोसेस को चैलेंज करता हूं, इंक्लूडिंग पीटीआई। हमारे यहाँ सियासी जमातों के दाखिली इंतखाबात जो है उसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होती, उसमें वफादारी है, उसमें खानदानी निजाम है, उसमें रिश्तेदारियां हैं, उसमें ताल्लुकात है, उसमें अपना कंट्रोल है। इसलिए सारी सियासी जमातों के दाखिली इंतखाबात ऐसे ही होते हैं जैसे अब हुए। अच्छा, इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन इतना एक्टिव हुआ हो, इससे पहले कभी किसी ने सहूलतकारी की हो इस तरह से आके? लेकिन सवाल ये ना कि बल्ले का निशान भी देंगे लेकिन आखिरी लम्हात में देंगे ताकि आप पे दबाव जो है वो बरकरार रहे, ठीक है, क्योंकि बल्ले का निशान नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी सवालात हो जाएगी। लेकिन एक कानूनी उलझन में उनको उलझाए रखना है कि किसी तरीके से उनके ऊपर एक दबाव जो है वो डाला जाए। तो अब कहना ये मैं चाहता हूं कि ये जो अमेरिका का जिसका आपने जिक्र किया है, उनको भी पता है कि अगर हम एक पॉपुलर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट खड़े हो गए ना तो उसका नुकसान ये होगा कि जो उनके रीजनल पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट हैं वो उसमें उनको नुकसान होगा। इसलिए वो ऐसी जगह पे जाके नहीं खड़े होंगे जहां वो ये परसेप्शन बिल्ड करने में कामयाब हो जाएं कि जी इमरान खान की के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका मुलव्वस है। अमेरिका ये मैसेज कम्युनिकेट करेगा कि सारी पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और आप इमरान खान के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड निकालें, लेकिन कुछ मामलात के अंदर वो गिव एंड टेक भी करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं ये नहीं समझता जो ये लोग ये कहते हैं ना कि जी अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में नहीं आने देना। अमेरिका याद रखिए पॉपुलर पॉलिटिक्स के साथ खड़ा होता है, उसको पता होता है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स होते हैं। आप उसको मुकम्मल तौर पर रूल आउट करके ना एक ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त लाइबिलिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बोझ बन चुके हैं पॉलिटिक्स में और जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं। तो वो ये देखेंगे कि कौन ग्राउंड के अंदर इस वक्त एक्टिव है, इन है और लोग उसके साथ हैं, तो वो उसके साथ किसी ना किसी शक्ल में इंगेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जरा मुझे बताएं कि इलेक्शंस की आपने बात की है तो उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शकूक जो हैं वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन को पैसे भी मिल गए हैं। अब पैसे भी मिल जाने के बाद अगर अभी भी शकूक और शुबहात हैं तो इसका मतलब है कि डिज़ाइन जो है इनका उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, या ये सिर्फ जिस तरह अभी आपने कहा कि ये जानबूझ के पीटीआई के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या उनको कंफ्यूज रखने के लिए ये एक टैक्टिक है? जी देखिए ना, पहली बात तो यह है कि 17 के करीब इस वक्त जो है ना दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को मसूल हो चुकी हैं जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब ये 17 लोग कौन है, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए कि किसके कहने पे और किसके इमा पे और किसकी ख्वाहिश पे ये लोग वहां पे पहुंचे। एक बात। और इससे पहले मैंने आपको कहा था कि जो सनतकारों का ग्रुप मिला था आर्मी चीफ से और जो मजहबी स्कॉलर्स का एक ग्रुप मिला था आर्मी चीफ से, उन्होंने कहा था कि सर इलेक्शन ना करवाएं, इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद मुल्क को लीड करें, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड तो मौजूद है। अब ये फजलुर रहमान साहब जो है असल में सिक्योरिटी से ज्यादा उनकी ताकत को खतरा है इस वक्त। केपीके में उनके घर में डकैती हुई है 2013 से। 2013 का वो इंतखाब हारे, 2018 का हारे और 2024 का भी वो हर सूरत में हारेंगे। उनको पता है कि उनको अब इक्तदार नहीं मिलना। ये जो भी आपने हालिया लहर देखी है केपीके के अंदर अफगान अपना पख्तून नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में और पीटीआई की हिमायत में, ये इससे काफी सेटबैक हुआ है मौलाना को। अच्छा, मौलाना इस वक्त इक्तदार के खेल का हिस्सा है। यानी देखिए ना, उनके समधी जो है वो केपीके के गवर्नर है, उनके समधी के बेटे जो है वो पेशावर के नाज़िम है और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां उनके डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है जेयूआई के। वो तो इस वक्त इक्तदार की पावर शेयरिंग में बिल्कुल शरीके कार है। उनको तो पता है कि इस वक्त इक्तदार उनके घर में बैठा हुआ है।
और अगर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये मैकेनिज्म बरकरार रहेगा। बल्कि उनकी तो ख्वाहिश ये है कि केपीके में इंतखाबात हो भी जाएं तो इंतखाबात के बाद गवर्नर जो है वो यही रहने चाहिए ताकि इक्तदार का तकोन उनके पास रहे। तो असल में मौलाना को अपना खतरा है कि इस इंतखाब में उनको मिलना कुछ नहीं है और वो वाहिद उनकी स्टेक है केपी के जहां उनसे कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए वो नवाज शरीफ को भी और बाकी लोगों को भी कायल करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम पीएमएलएन का भी इलेक्शन मूड नहीं देख पा रहे, इलेक्शन मोमेंटम नहीं देख पा रहे और बाकी जमातें भी, एएनपी भी खामोश नजर आती है, महमूद खान अचकजई भी खामोश हैं। उनकी तो अपनी लड़ाइयां शुरू हुई हैं, सिन इकबाल की, दानिया अजीज वगैरह की भी। जी वो देखिए ना, ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि कुछ ना कुछ तो है जिसमें पर्दादारी है। अब ये सारी गेंद जा कहां रही है? ये गेंद जा रही है चीफ जस्टिस के कोर्ट में। उन्होंने कहा था ना कि पत्थर की लकीर है और आपने किसी से बात नहीं करनी इलेक्शन के इबाम के बारे में। चले हम नहीं करते हैं। अब अगर इलेक्शन के अंदर कहीं इबाम आ रहा है या इलेक्शन को आगे करने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाने और उसके बाद हम देखेंगे जस्टिस फाइज ईसा उसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है, कैमरा ने भी तो मुझे ये लगता ये नोटिफिकेशन है जारी कि कर दिया ना। जी मुझे लगता ये है कि ये इबाम पैदा रखेंगे ताकि कोई बड़ी इलेक्शन मोमेंटम ना बन सके, ना कोई इलेक्शन कैंपेन बन सके, सब लोग डाउट्स के अंदर रहे और एक मनूवरिंग करके इलेक्टेबल्स की मदद से इलेक्शन करवाने की कोशिश करें। लेकिन उसका काउंटर नैरेटिव यह है कि जिस किस्म की पोलराइजेशन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है और जिस किस्म के नौजवानों का इस वक्त एग्रेशन नजर आ रहा है, वो अगर बाहर निकलेगा तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक कैंपेन बन जाएगी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से बुनियाद बनाई जाती है। और देखिए ना, अगर आपने केपीके को बुनियाद बनाकर या बलूचिस्तान को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन करना है तो इसका मतलब है ये भी पहले से तयशुदा हिडन एजेंडे का हिस्सा था कि आपने इलेक्शन नहीं करवाने, आपने इलेक्शन करवाने के लिए वो माहौल नहीं पैदा करना जो इलेक्शन के लिए दरकार है और आपने ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो एंटी इलेक्शन हैं और उसके नतीजे में आप कोई कौमी हुकूमत का मंसूबा लाना चाहते हैं आप। अच्छा, ये सब कुछ करने के लिए अगर आपने इलेक्शन से फरार अख्तियार करना है तो इसमें आपको अदालतों को इत्मीनान में लेना पड़ेगा और अदालतें उस खेल का फिर हिस्सा बनेगी। मैं आपको बताऊं, यानी आप देखिए ना, अगर आपने इलेक्शन के डिले को जस्टिफाई किया कोर्ट ने किसी भी शक्ल में तो फिर जस्टिस फाइज ईसा भी उस खेल का हिस्सा हुए ना सर। तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी पड़ गई है फाइज ईसा के ऊपर के इलेक्शन ऑन टाइम हो ताकि अदालतों को किसी सुक्की का सामना ना करना पड़े और इलेक्शन कमीशन को भी और बाकी इदारों को भी। लेकिन जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि हम अभी तक इलेक्शन की मनूवरिंग जो है या इलेक्शन के जो अरेंजमेंट है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो हम इलेक्शन से पहले करते हैं, उसमें आज भी मसाइल का सामना है। मसाइल का सामना। अच्छा, आखिर में जरा ये मुझे बताएं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि ये जो इस सूरत हाल है जो आपने बताई है कि अभी भी मुश्किलात का सामना है, इसमें अब पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पे जो बानी चेयरमैन साहब जिनको आजकल बानी चेयरमैन कहा जाता है, उनकी अब क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि वो जेल में जिस तरीके से उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की है और जिस तरह वो लोग बता रहे थे कि किस तरह उनका कॉन्फिडेंस अभी तक उसी तरह है, उनके आसाब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है, बल्कि अभी तक उनके कोई स्टैंड्स में भी कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, जिस तरह भी मरने के लिए तैयार हूँ। तो अब उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी जी? जिस तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो भी चल रहा है, अब उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, इसमें दो रिफ्लेक्शंस हैं। एक रिफ्लेक्शन जो है पीटीआई ने दिया है बड़ा पॉजिटिव, इमरान खान की क़यादत को तब्दील करके और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन लगाकर ये पैगाम दिया है कि जनाब हम टकराव की सियासत नहीं चाहते, एक बात। और अगर आप मफामत के साथ आगे चलना चाहते हैं तो हम भी मफामत के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब इसका पैगाम जो है वो दूसरी तरफ से आना है अकबर एस बाबर की पटिशन के ऊपर कि उसको ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। अगर फैसला, मेरा जाती ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर के हक में फैसला नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि उससे इलेक्शन कमीशन और ज्यादा मुतनाजा हो जाएगा और पूरा इलेक्शन डिस्क्रेडिट हो जाएगा। एक मुझे जाती तौर पे लगता है। और बल्ले का निशान भी रहेगा जी, बल्ले का निशान भी रहेगा जी, बल्ले का निशान रहेगा, बल्ले का निशान रहेगा। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, अलबत्ता वो मफलूज किस्म का माहौल बनाया जाएगा जहां उन पे दबाव डराव रखने का माहौल होगा और एक ऐसा आजादाना बुनियादों पर उनको इंतखाबी अमल में जाने की इजाजत शायद ना मिल सके। एक बात, अभी देखिए ना, लाहौर में जो उनका ऑफिस है उसको सील किया गया ना। जी जी, दोबारा दफ्तर पहले उन्होंने सील किया, फिर अदालत की बुनियाद पे खोला, अब फिर दोबारा सील कर दिया।
तो अब मैं कह रहा हूं कि पैगाम जो है, जो इमरान खान ने पैगाम दिया था, उस पैगाम का रिफ्लेक्शन यहां से आना चाहिए ना, कि जी हम भी कोई रियायत पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप नहीं पैदा करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आप वापस इमरान खान को उसी पोजीशन पे लेके जाएंगे जिस पोजीशन पे वो पहले से खड़े हैं, और उनको लगेगा कि हमें इलेक्शन में लड़ने के लिए वो माहौल नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। अच्छा, उससे फिर जो है, आप जो मैंने आपको भी एक सफीर की बात बताई है, उन्होंने कहा है कि पूरे दुनिया से सफीर जो अपना जर्नलिस्ट हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। वो फिर इन सवालात को उठा के इलेक्शन को वो भी डिस्क्रेडिट करेंगे, ये मेरी बात लिख लीजिएगा। वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान में सिलेक्शन हो रही है, एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाएगा। आने ना दिया गया तो फिर क्या होगा सर? अगर आप इलेक्शन उनको आने नहीं देंगे तो वो और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाएगा, वो और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाएगा। बाहर से बैठ के लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फ्रीली हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई है, इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर सब कुछ गलत हो रहा है। और ये खुर्शीद शाह ने भी कह दिया, कल या परसों का है, उन्होंने कहा ये इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा बन गया, जैसे मैं आपको पहले बार बार कहता रहा। इसलिए ये सवाल तो होंगे। अब मसला ये है कि स्ट्रैटेजी क्या है। इमरान खान की स्ट्रैटेजी ये है कि जिन जिन लोगों को पार्टी टिकट्स मिले हुए हैं ना जी, अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होगी तो उनके मुतबादल उनकी फैमिली के लोगों को कहा गया कि आप कागज जमा कराएं, उनके बेटे को, उनके भाई को, उनकी बीवी को, उनके फलां को, आपकी फैमिली को ही टिकट जाएगा, आप ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप देखिएगा कि मुतबादल कैंडिडेट्स की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसी तरह से वुकला के बारे में कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पर खोसा साहब जो है, उनके बेटा इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो खुद खोसा साहब अब पीटीआई का शायद हिस्सा बनने वाले हैं। सलमान अकरम राजा जो है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो लाहौर से इलेक्शन लड़े, और रबिया बाजवा के बारे में कहा जा रहा है, हामिद खान के बारे में कहा जा रहा है, वो आसिफ खान एक वकील हैं, वो सियालकोट से ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करना चाहते हैं। यानी ये एक पैरेलल स्ट्रेटजी है कि अगर हमें इलेक्शन में ना जाने दिया गया तो हम ये कुछ करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि एक स्ट्रेटजी जो है वो पीटीआई के पास है, लेकिन आप देखिए कि जितनी भी इमरान खान का वो जो कहा जा रहा था ना कि हमने इनको अदालत में पेश नहीं करना, उसकी मंतक समझ आ गई ना। एक बयान जो उनको मीडिया के सामने देना पड़ा है, तो पूरा रियासती निजाम जो है ना, वो जिसे कहते हैं छोले खा रहा है। और अब वो पैमरा आ गया, उन्होंने कहा जी बयान पे पाबंदी लगाई, टीवी पे डिस्कशन क्यों हुई है, टीवी पे दिखाया क्यों गया है। ओ भाई, अकल के अंधों, अगर ये टीवी पे नहीं भी दिखाओगे तो सोशल मीडिया की जीनत बन जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा मुझे बताइए, इससे उनका बयान तो पहुंच जाएगा ना। यही वजह है कि इमरान खान को रोका जा रहा है कि इनको अदालत पे पेश किया गया तो ये टीवी चैनल्स पे आ जाएंगे, मीडिया इनको कवर करेगा, फिर इनके बयान जाएंगे। अब बहुत से लोगों का ख्याल था कि इमरान खान के असाब कमजोर हुए होंगे, लेकिन उस दिन की गुफ्तगू जो रिकॉर्ड हुई है उससे तो लगा कि वो बड़े हशाश बशाश हैं। उनके डॉक्टरों ने भी कहा कि मेडिकली भी हशाश बशाश हैं, और पॉलिटिकली भी उन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म के मैसेजेस दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असाब की जो जंग है उसमें इमरान खान अंदर है, उसके सियासी मुखालफिन बाहर है, और जो सियासी मुखालफिन बाहर है वो डरे हुए हैं। अंदर बैठा हुआ शख्स नहीं डरा हुआ, वो बाहर बैठा हुआ शख्स डरा हुआ है। और आप देखिए ना कैसा फाउल प्ले हो रहा है कि सब चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाकर इंतखाब करवाया जाए। ये कोई नहीं कह रहा कि इमरान खान को शामिल करके इंतखाब करवाया जाए, वो कहते हैं जी इसको रास्ते से हटाएं। खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का एजेंडा यह है कि आप इमरान खान को एलिमिनेट करके इलेक्शन की तरफ जाएं, तो तब ये इलेक्शन होगा। यही वो जिसे कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है इमरान खान इस वक्त जो है ना वो एक सर्कल बन गया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, आपके स्टेट क्राफ्ट के अंदर। आप जहां से बात शुरू करें, जहां बात खत्म करें, या उसकी हमायत में गुफ्तगू हो रही है, या उसकी मुखालफत में गुफ्तगू हो रही है, या उसको मैदान में लाने की बातें हो रही हैं, या उसको मैदान से बाहर निकालने की बातें हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि वो असाबी तौर पे हार गया है, या ये कहा जा रहा है कि वो असाबी तौर पे जीत गया है, या ये कहा जा रहा है कि उसकी घंटाघर बन गया ना जी, या ये सियासत का घंटाघर बन गया, सियासत का घंटाघर बन गया। और कोई भी उसका मुखालिफ भी जो है ना वो उसका नाम लिए बगैर गुफ्तगू नहीं कर सकता, आप अंदाजा लगाइए। तो इसका मतलब है कि जो ये कहा जा रहा था ना कि वो एक बड़े किसी ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड डाला है कि बल्ला एक है और बाकी सारे जो है ना वो एक तरफ खड़े हैं। और ये जो पॉलिटिक्स का हमने महवर देखा था, ये 70s में आपको याद होगा जब भट्टो मुखालिफ तहरीक चलती थी तो सारी सियासी जमातें एक तरफ होती थी और भट्टो साहब एक तरफ होते थे। अब इस वक्त इमरान खान एक तरफ है और बाकी सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी, और इसमें
सिर्फ आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स का, ये जिसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ खड़े हैं, और यही उनका अलमिया है, उनका अलमिया भी यही है ना। अब देखिए ना, जो कुछ खवातीन के साथ, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है कि जो कुछ खवातीन के साथ जेलों में हुआ है और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उस पर जमात इस्लामी जैसी तंजीम भी खामोशी है। इस पर और क्या कहा जा सकता है पॉलिटिकली। और जितनी फहाशी आम हो चुकी है उसके ऊपर भी जमात इस्लामी खामोश है। वो जमात इस्लामी की अब जो सियासी हिकमत अमली है उस पर वो कहाँ खड़े हैं, वो उनको खुद भी उसका अंदाजा है, इसलिए अब वो फैसला तो उन्होंने करना होता है। लेकिन मसला ये है कि जमात इस्लामी इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकती थी इस पॉलिटिक्स में। कराची में हाफिज नईमुर रहमान ने प्ले करने की कोशिश की और एक मुश्किल फैसला किया पीटीआई के साथ अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ने का, लेकिन शायद अभी जमात इस्लामी के अंदर ये भाव मौजूद है कि वो ये चाहते नहीं है कि अगर हम इमरान खान की हिमायत करें तो एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त हमारी टकराव पैदा होगा। शायद यही एक वजह हो सकती है, लेकिन यही एक बुनियादी वजह है कि इस वक्त सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, इमरान खान एक तरफ खड़े हैं। वो कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, इलेक्शन जीतेंगे, इलेक्शन हारेंगे, इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये बातें एक तरफ। असल मकसद ये है कि जब तक आप इमरान खान का सियासी बुनियादों पर मुकाबला नहीं करेंगे, आप उसको इंतजामी और कानूनी बुनियादों पर जिज करने की कोशिश करेंगे, ये मसला हल नहीं हो सकेगा, हल नहीं होगा। चलें, इस पे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।